में मैं पिछला एपिसोड आप लोगों को बता देता हूँ। पिछले एपिसोड पे हमने देखा था जियो यान सभी लोगों को कहता है तू मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर, मैं पिल रिफाइन करने जाता हूँ, तुम लोग अपना अपना काम करो, तुम लोग लड़कों को देखो, तुम लड़कियों को देखो। मतलब उसके लिए पावर बढ़ाने के लिए जॉन चला जाता है पिल रिफाइनिंग के लिए। पगोड़ा के अंदर घुसता है, वहाँ पे मैरो पिल को रिफाइन करता है, अपनी पावर बढ़ाता है। वहाँ से एक स्क्रोल लेता है जो हाई लेवल की एक स्क्रोल होती है। ओल्ड जॉन को बाहर निकाल देते, कहते हैं अभी टावर में गड़बड़ी चल रही है, तुम यहाँ से निकलो। बाहर जाने के बाद जॉन जेनी से मिलता है। जेनी से थोड़ी सी गुफ्तगू होती है, जिसके बाद जॉन जेनी से कहता है मैं अब वापस जा रहा हूँ पिल रिफाइन करने। जिस पे जेनी थोड़ा सा उदास होती है कि साले ठरकी इंसान, अभी तो निकल के आया था फिर जा रहा है, मेरी फीलिंग्स का गला घोट रहा है तू। लेकिन कर भी क्या सकते थे, जॉन अंदर चला ही जाता है सोल लव पिल को रिफाइन करने के लिए, ताकि उससे वो लैंगटियन की स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर सके। और इसके बाद मैं एपिसोड यहीं पे एंड कर देता हूँ। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जॉन निकालता है अपना कुलड्रोन और उसके इंग्रेडिएंट उसके आमने सामने तैरने लगते हैं। जिसके बाद जॉन निकालता है अपनी स्काई फायर। किसी ने कहा था इसे जल्दी निपटा देना, ठीक है इसे 2 मिनट में निपटा देते हैं। इस टाइम पे अपनी फ्यूजन स्काई फायर के साथ साथ मैरो पिल को रिफाइन करने के एक्सपीरियंस के साथ, जो कि रैंक 6 के काफी करीब थी, जॉन सोल लव को रिफाइन करने के लिए काफी कॉन्फिडेंट होता है कि अरे इसे तो कर लेंगे यार। हालांकि ये रैंक 6 की पिल थी और अगर जॉन इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लेता तो इसका मतलब था कि अपना टर्की रैंक 6 का एल्केमिस्ट हो चुका है और मिस्टीरियस रैंक से अर्थ रैंक तक पहुंच चुका है। जिसके बाद जोयान डाउडी कॉन्टिनेंट के सीनियर एल्केमिस्टों में से एक बन सकता था, जो सोचकर तो जोयान के शांत दिल में लहरें उठने लगती हैं। जिसके बाद जॉन 3 गहरी सांसें लेता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैलाते हुए अपनी स्काई फायर को कंट्रोल करने लगता है। जिसके बाद जॉन अपने यॉन मुकुलड्रोन में अपनी फ्लेम को फेयर करते हुए उसका टेम्परेचर बढ़ाता है और इन सभी इंग्रेडिएंट को उसके अंदर झोंकते हुए रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और जोयान के कमरे से रिफाइनमेंट की स्मेल जो मैंसन के चारों तरफ घूमने लगती है। जिसके बाद देखते ही देखते 2 महीने बीत गए होते हैं, लेकिन हम तो कुछ देख ही नहीं पाए। यहाँ हर कोई पहले ही इकट्ठा हो चुका था। लैंगटियन, नान एर्बिंग, इन सभी लोगों ने मैजिकल कोर को अब्सॉर्ब करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे सनसनीखेज वारदात पता है क्या थी? अब बैटल क्विक ऑक्शन हाउस ऑर्गेनाइज होने वाला था। देखना है ऑक्शन हाउस तो लाइक कर दो ना। इतने अच्छे कंटेंट में लेके आता हूँ, इतने अच्छे डायलॉग मारता हूँ और तुम लोग एक उंगली से लाइक नहीं कर पाते। मन तो 800 लाइक के टारगेट का है, लेकिन तुम लोग 500 के ऊपर ही कंप्लीट करा देना। हालांकि इस टाइम पे हर कोई डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर इस ऑक्शन हाउस के बारे में चर्चा कर रहा होता है, लेकिन सब लोग खुश तो थे, बट यहाँ पे सभी की नजरें जॉन के एल्केमी रूम के ऊपर होती हैं और वो थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहे होते हैं कि ये बंदा निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अब ऑक्शन हाउस के लिए केवल 2 ही दिन बचे थे और जॉन अभी भी अपनी पिल रिफाइनमेंट को छोड़कर बाहर नहीं आया था। साथ ही जोया ने गोल्डन टावर से बाहर आने से पहले लॉन्गी से कहा था कि अगर उसे बाहर पिल लाइटिंग फील होती है तो रैंक 6 की पिल लाइटिंग को ऑब्जर्व करने के लिए वो बाहर आ सकता है। और इस टाइम पे लॉन्गी टावर से बाहर आ भी चुका होता है और बस क्यूरियस होकर इंतजार कर रहा होता है कि कब 6 रैंक की लाइटिंग आएगी। साथ ही यहाँ पे पिल की काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल चारों तरफ फैल रही होती है। तभी जियो जान तुरंत ही कहता है लैंगटियन आप यहाँ अकेले जो पिल रिफाइनमेंट के बारे में जानते हैं, आपको क्या लगता है क्या यंग मास्टर जियो 2 दिन के भीतर बाहर आ सकते हैं? जिस पे लैंगटियन तुरंत ही कहता है ये कहना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि मुझे रैंक 6 की पिल को रिफाइन करने की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। साथ ही अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब मिस्टर जोयान रैंक 5 में प्रपोर्ट हुए थे, तो उनके लिए रैंक 6 की पिल को रिफाइन करना मुझे नहीं लगता कि ये इजी होगा। हालांकि उन्होंने हमें कई बार हैरान किया है, लेकिन वास्तव में ये काफी मुश्किल है। तभी जिंग, जियो जान और किंग मुयर तुरंत ही एक ही साथ लैंगटियन की तरफ देखते हुए कहते हैं काले कौवे का मुंह, काली जवान, हमेशा कड़वा ही बोलते हो। जो सुनकर तो लैंगटियन काफी हैरान हो जाता है कि एक साथ ये लोग इतना ज्यादा नाराज हो गए। दूसरी तरफ नान एर्मिंग भी लैंगटियन की तरफ देखते हुए कहता है वास्तव में ये बिल्कुल मासूम इंसान है। तभी फैंग फैंग वहीं पे बीच में बोलते हुए कहता है हाँ मेरे मन में भी लैंगटियन जैसा ही थॉट था, लेकिन मैंने कहने की हिम्मत नहीं की। मुझे पक्का पता था कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने दिल में बुरा लग जाएगा। और ऐसा कहते हुए बेचारा फैंग फैंग किंग मुयर की तरफ देखने लगता है। ये सुनकर तो मुयर तुरंत ही कहती है तो तुम भी वास्तव में पाखंडी हो। तभी फैंग फैंग जल्दी से जेनी के पीछे छिपते हुए कहता है देखो देखो अब कोई मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, लगता है किसी को कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। ये बंदा अलग ही भाई, वो डेमन एम्परर की सिस्टर है, ये उससे लड़े पड़ा है, उसको चिढ़ा रहा है भाई। ये इससे बड़ा खतरे का खिलाड़ी तो अक्षय कुमार नहीं है। जिसके बाद फैंग फैंग तुरंत ही हंसते हुए कहता है मिस मुयर मैं आपके डांटने से नहीं डरता, मैं बस एल्डर सिस्टर के डांटने से डरता हूँ। तभी जियो जान तुरंत ही कहता है ठीक है फैंग फैंग वैसे तो तुम कभी भी नहीं बोलते, लेकिन जब भी वास्तव में तुम बोलते हो तो काफी खुलकर बोलते हो, शाबाश। हालांकि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से मजाक कर रहा होता है, लेकिन वो इस बात को लेकर भी सीरियस होते हैं कि क्या जोयान वास्तव में टाइम पे निकल पाएगा या नहीं। हालांकि तभी हेवन और अर्थ के बीच में होने लगता है फ्लक्चुएशन।
आसमान होने लगता है काला, घने बादल चारों तरफ छाने लगते हैं और जियो मैंसन को घेरने लगते हैं। इस टाइम पे जो यान कैलकेरी रूम उसके चारों तरफ तूफान मंडरा रहा होता है और काले बादल इतने काले थे कि मुझे भी नहीं पता कितने काले थे, लेकिन उनमें चमक रही लाइटिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। इस टाइम पे चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग और जियो जान तुरंत ही खुश हो जाते हैं कि सक्सेसफुल हो गया मेरा आका, लाइटिंग नहीं कर सकती उनका बाल भी बांका, रैंक 6 की पिल का रिफाइनमेंट सक्सेसफुल रहा। दूसरे लैंगटियन कहता है एक बार में उसने रैंक 6 की पिल रिफाइन कर ली, कैसे, ये हो ही नहीं सकता। तभी जियो जान हंसते हुए कहता है लेकिन ये हो चुका है और अब तो हमें इसकी आदत भी हो चुकी है। तभी जेनी और ले सालोंग टेंशन में आते हुए कहते हैं लेकिन ये रैंक 6 की पिल लाइटिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यंग मास्टर जियो केवल 3 स्टार पर हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इसे झेल पाएंगे। तभी लॉन्गी कहता है चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक लाइटिंग मेरे पापा का कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। और इस टाइम पे लॉन्गी लाइटिंग को देखकर उसकी आंखें गोल्डन साइन हो रही होती जैसे वो पिज्जा बर्गर देख रहा हो। और इसके बाद ये बंदा तुरंत ही उड़ते हुए गोल्डन तीर की तरह बादलों के बीच में पहुंच जाता है और लॉन्गी को वहां पे पहुंचते ही तुरंत ही एक पावरफुल लाइटिंग स्लाइस होती है जो कि सीधा ही लॉन्गी की तरफ बढ़ने लगती है और दोनों के बीच होती है टक्कर। और ये क्या, टक्कर के साथ ही लाइटिंग गायब और आसमान वापस से नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पे लॉन्गी उसकी बॉडी पूरी तरीके से साइन हो रही होती है, गोल्डन कलर और भी ज्यादा डार्क हो गया होता है और ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। साथ ही लॉन्गी जिसने अभी अभी रैंक 6 की पिल लाइटिंग को ऑब्जर्व किया था उसकी पावर ने 4 स्टार के स्टार्टिंग लेवल को ब्रेक थ्रू करके इंटरमीडिएट में कदम रख लिया होता है एट दैट मोमेंट ही। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि वास्तव में ये छोटा सा दिखने वाला लड़का इस लेवल की लाइटिंग को ऑब्जर्व कर सकता है और अपनी पावर को बढ़ा सकता है। दोस्तों लॉन्गी काफी ज्यादा खुश होता है अपनी पावर को बढ़ाकर। तभी जो यान की फिगर आसमान में अपेयर होती है, जो यान रैंक 6 की पिल को पकड़ रहा होता है क्योंकि वो पिल भाग रही थी। तभी वहाँ पे सभी लोग जो यान को देखते हुए तुरंत ही कहते हैं ब्रदर जो यान को रैंक 6 के एल्केमिस्ट के पोजीशन पर प्रमोट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। लॉन्गी को 4 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और सभी लोग जियान और लॉन्गी को बधाई देने लगते हैं। तभी जैनी अपने बालों को हल्का सा पीछे की तरफ उठाते हुए काफी ज्यादा प्यार से जियान की तरफ देख रही होती है। दूसरा मोयर उसकी आंखों का प्यार तो बस बाहर झलकने वाला था, यहाँ पे लड़के लोग नहीं होते तो वो तो लपट गई होती। और इस टाइम पे ये दोनों ही लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं जियान की रैंक के प्रमोट हो जाने से और टाइम से बाहर आ जाने से। तभी जियो जान कहता है मुझे लगा था मेरी पावर बहुत जल्दी बढ़ी है, लेकिन जियो सा और लॉन्गी को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं तो अभी भी बहुत पीछे हूँ, आप लोग तो बिल्कुल इंसानों की तरह कल्टीवेशन कर ही नहीं रहे। तभी जियान लॉन्गी के कंधे को थपथपाते हुए कहता है चलो नीचे चल के सबसे मिलते हैं। हालांकि जैसे ही जोयान नीचे आता है लैंगटियान जोयान और लॉन्गी का लैंगटियान वेलकम करता है, साथ ही उसकी नजर जोयान के हाथ में ही होती है। आखिरकार हर किसी की दिल की धड़कन को बढ़ा देने वाली चीज केवल एक ही चीज हो सकती थी और वो थी रैंक 6 की एलेक्सर यानी कि पिल। और वास्तव में यहाँ पे हर कोई जानना चाहता था कि ये पिल है क्या। साथ ही जो सोल लव पिल होती है वो एक छोटे से व्हाइट टाइगर की तरह ऊपर की तरफ रोर करती हुई दिखाई दे रही होती है। इसकी स्किन काफी ज्यादा व्हाइट और चिकनी होती है और इससे एक फी की मिस्ट रिलीज हो रही होती है जो कि इसे चारों तरफ से घेरे हुए होती है, बिल्कुल एक क्लाउड की तरह लग रही होती है। और वास्तव में ये रैंक 6 की पिल होने के हकदार थी। तभी जान कहता है लगता है तुम काफी ज्यादा लकी हो लैंगटियान, अब तुम्हें रैंक 5 की पिल को रिफाइन करने के लिए 4 स्टार के पीक लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की जरूरत नहीं है। तुम 4 स्टार के इंटरमीडिएट पर रहते हुए भी अब ये काम कर सकते हो। ये जो सोल लव है ये सोल पर लगे हुए ओल्ड और न्यू सारी चोटों को ठीक कर सकता है। साथ ही इसका फर्स्ट टाइम यूज करने से स्पिरिचुअल पावर भी इंक्रीज होती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तुम इसका ट्राई खुद ही कर सकते हो। तभी लैंगटियान ये सुनते हुए तुरंत ही काफी हैरान होता है और सोल लव को ले लेता है अपने हाथों में। हालांकि वो पहले से ही जानता था कि जॉन के हाथों में जो पिल होगी वो शानदार ही होगी, लेकिन इतनी ज्यादा शानदार उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। साथ ही वो इसे तुरंत स्वेलो कर सकता था, इसलिए वो अब और ज्यादा इंतजार भी नहीं कर पा रहा होता। आंखों में तो बंदे के आंसू आ गए होते हैं। साथ ही पिल डायमंड ट्राइब पे होने के कारण लैंगटियान का टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा था और लैंगटियान की स्पिरिचुअल पावर पहले एम्परर स्टेट के इंटरमीडिएट लेवल पर थी। और अगर वो इस छोटे से चांस से फायदा उठा सकता था तो उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी उसमें काफी अच्छा सुधार हो सकता था और कम से कम वो एम्परर टियर के इंटरमीडिएट लेवल से पीक लेवल पर तो पहुंच ही सकता था। और ये किसी को भी एक्साइटेड करने के लिए काफी बड़ी चीज थी। जिसके बाद जोयान को ऑक्शन हाउस के बारे में पता चलता है और इस टाइम पे तो लॉन्गी जॉन के हाथ को पकड़े हुए होता है, क्योंकि उसका मतलब था कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है पापा, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। तभी जोयान कहता है देखो अब यहाँ पे लैंगटियान को छोड़कर बाकी सभी लोग ऑक्शन हाउस में 2 दिन बाद एंटर होंगे और ये 2 दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। भाई मुझे एक्सप्लेन करना था ऑक्शन हाउस, लेकिन इतना जल्दी नहीं करना था, ये तो निकाल दिया इसने इतनी जल्दी।
और इसके बाद सुबह सुबह जोयान और उसकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार होकर ऑक्शन हाउस की तरफ उड़ जाती है और रास्ते में सभी लोगों को देखते हुए काफी ज्यादा चौंके हुए भी दिखाई दे रहे होते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा होता है कि काफी घनी भीड़ है जो ऑक्शन हाउस की तरफ जा रही होती है। छतों पे भी लोग हैं, ऊपर लोग हैं, नीचे लोग हैं, सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे थे। साथ ही इतने सारे लोगों के आने के कारण दुकानों में बिक्री भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और सभी लोग एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे होते हैं, आलू ले लो, उड़ने वाला स्क्रोल ले लो। साथ ही यहाँ पे हर एक चीज को अरेंज करने के लिए गार्ड तो थे, लेकिन फिर भी भीड़ गार्डों को कितना ही कंट्रोल करती। मतलब भीड़ गार्डों की कितनी ही बात सुनती है, यहाँ पे कोई भी गार्ड की बात नहीं सुन रहा होता। साथ ही दूर से बहुत सारे लोग उड़कर आ रहे होते हैं और उनके सभी के चेहरे पर चिंताएं झलक रही होती हैं और ये उड़ने वाले लोग ऐसा लग रहा होता है जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड हो, जो कि एक दूसरे को देखते हुए तुरंत ही कहते हैं, भाई इतनी सारी भीड़ हम इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे क्या। तभी जो जान तुरंत ही जीभ बाहर निकालते हुए कहता है, ओ मागो, इतने सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। क्या वास्तव में ऑक्शन हाउस को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया है। उस बंदे की खोपड़ी तो झुनझुना गई होती है। तभी फैंग फैंग कहता है, भाई रुक जा, सबसे पहले तो ये सोच कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। इनको देखते हुए तो मुझे लगता है मैं ऑक्शन हाउस में ही नहीं पहुंच पाना। तभी जैनी कहती है, अबे इंसान, मैं तेरे साथ हूँ, फिर काहे परेशान हो रहा है। और वो तुरंत कहती है, चलो मेरे साथ आओ। और उसके बाद चारों ओर पहरा देने वाले गार्डों की तरफ इशारा करती है, हटो। और सभी लोग तुरंत ही रास्ता क्रिएट कर देते हैं। आखिरकार जैनी के पास अभी भी मर्चेंडाइज के अंदर कुछ स्पेशल अथॉरिटीज थी, इसलिए गार्ड्स तुरंत ही जैनी की बातों को सुनते हैं और एक रास्ता खोल देते हैं, जिससे जैनी और सभी लोग तुरंत ही आराम से चलते हुए कैट वॉक करते हुए ऑक्शन हाउस की तरफ जाने लगते हैं। और जबकि सारी की सारी भीड़ अनट्रस्टेड तरीके से नहीं देख रही होती है। हालांकि जब सभी लोग ऑक्शन हाउस की तरफ जाने वाली सड़क में चल रहे होते हैं, तभी जोयान को कुछ याद आता है और वो जैनी की तरफ देखते हुए कहता है, जैनी क्या पर्याप्त पैसे लाई हो। इस टाइम पे जोयान ने ऑक्शन हाउस की इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी को देखकर तुरंत ही याद कर लिया था कि पैसा की तो बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए थोड़ा सा टेंशन में था। तभी जैनी कहती है, अरे तुम्हें इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस बोलना तुम्हें क्या चाहिए है, वो चीज तुम्हारी होगी। जो सुनकर जोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और इसके बाद वो लोग ऑक्शन हाउस में पहुंच जाते हैं। साथ ही यहाँ पे पहुंचते हुए जोयान थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा होता है, क्योंकि अभी कुछ ही सालों की बात थी जहाँ जोयान एक गरीब लड़के से वास्तव में बड़ा पैसे वाला इंसान बन गया था। सब कुछ चेंज हो गया था। जहाँ पहले उसे ऑक्शन हाउस के अंदर पैसे खत्म होने की चिंता थी, वहाँ उसे पैसा तो था, बस सामान खत्म होने की चिंता थी। तभी जैनी जोयान की तरफ देखते हुए मजाक करते हुए कहती है, यंग मास्टर जी, क्या आपको अभी भी याद है जब आप पिल के ऑक्शन हाउस करने के लिए मेरे ऑक्शन हाउस में आए थे, तब आप काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे, लेकिन अब आप वास्तव में डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसे पर्सन में बदल गए हैं। हालांकि जैनी ने जोयान से मजाक किया था, लेकिन उसकी वॉइस काफी ज्यादा मीठी होती है। तभी ले सालोंग भी हंसते हुए कहता है, हाँ। तभी जोयान कहता है, हाँ मुझे भी यह बात याद है, और ये चीज ले सालोंग और सिस्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। ये सुनकर जैनी तुरंत ही कहती है, अगर आपने ये कहा है तो क्या मेरा इतना बड़ा योगदान है सच में। और जो जैनी स्माइल करने लगती है, जिस पे जॉन तुरंत ही कहता है, बेशक आप और ले सालोंग के बिना किंगलिन लिक्विड इतना ज्यादा पॉपुलर थोड़ी होता। और जॉन थोड़ा सा सीरियस होता है, जिस पे जैनी जॉन की तरफ देखते हुए कहती है, तो फिर आप ले सालोंग और अपने सिस्टर के लिए इस चीज को कैसे चुकाएंगे। और इस टाइम पे तो भाई ये बंदी जॉन के मजे ले रही होती है। तभी जॉन तुरंत ही कहता है, ऐसा लगता है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है सिस्टर। हालांकि जॉन भला कैसे नहीं समझ पाता कि जैनी का क्या मतलब था, लेकिन जोयान जैनी के क्वेश्चन का जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए जोयान का चेहरा लाल हो जाता है और जोयान के इडियट चेहरे पर लाली को देखकर जैनी का चेहरा भी लाल हो जाता है। समझ रहे हो उनकी बातें क्या चल रही थी, समझ गए होगे। और वो भी थोड़ा सा एम्बेरस हो जाती है और अपने होठों को अपने दांतों से काटती है। तभी ले सालोंग बीच में कबाब में पूरा का पूरा कबाब जलाते हुए कहता है, यंग मास्टर जियो, मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। तभी जॉन कहता है, किस बारे में। ऑक्शन हाउस के लिए तो हमारे पास पर्याप्त पैसा है, क्या कोई और प्रॉब्लम है, क्या पैसे के अलावा कुछ और। तभी ले सालोंग तुरंत ही कहता है, वहाँ एक समस्या है, 3 VIP रूम्स, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर आप बाहर की सीटों में बैठेंगे तो हर किसी के दिल में शक पैदा होगा, क्योंकि आखिरकार हमारा रिलेशन अब कोई नॉर्मल सीक्रेट तो है नहीं। जिस पे इस टाइम पे फेंग फेंग भी काफी हैरान होता है। हालांकि तभी जेनी भीड़ को क्रॉस करते हुए ऑक्शन हाउस के अंदर आ जाती है, लेकिन इस टाइम पे वास्तव में जेनी के गाइडेंस के लिए नहीं होता। तो जॉन को तो लगता कि वो वास्तव में किसी गलत जगह पर आ गया था, क्योंकि केवल इतने कम टाइम के अंदर ऑक्शन हाउस को वास्तव में अपग्रेड कर दिया गया था। चारों तरफ क्रिस्टल की खिड़कियां लगी हुई होती हैं और सभी लोग बाहर खड़े हुए होते हैं, जिसे देखकर तो जॉन भी कुछ देर के लिए हैरान रह जाता है। साथ ही एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा था और इस टाइम पे ये आइकॉनिक पैलेस लग रहा होता है बिल्कुल। हालांकि तभी जेनी कहती है, ये खबर कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बैटल स्किल्स के एक स्पेशल ऑक्शन हाउस को ऑर्गेनाइज करने वाला है, काफी खतरनाक थी, इसीलिए तुरंत इस ऑक्शन हाउस को अपग्रेड करना पड़ा था, क्योंकि पिछला ऑक्शन हाउस
पर्याप्त लोगों को संभालने के लिए काफी नहीं था और केवल मर्चेंट अलायंस की पावर ही इतने कम टाइम में इतना कुछ कर सकती थी। इसीलिए हम लोगों ने इसे अपग्रेड मार दिया। हालांकि नीलाम ऑक्शन हाउस के बाहर का सीन और अंदर का सीन बिल्कुल अलग था, क्योंकि बाहर काफी शोर शराबा था लेकिन अंदर बहुत सारे लोग थे लेकिन कोई भी सो नहीं। साथ ही ऑक्शन हाउस के चारों तरफ काफी ज्यादा कड़ी और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है। सभी लोग काफी व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए होते हैं। अनगिनत सीटें इसे एक घेरे में घेरे हुए होती हैं और हर कुछ दूरी पर एक मैनेजर गाइड होता है। और पहले की तरह स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जैनी एक ग्रुप में थी, जोयान ले सालोंग और बाकी के लोग एक ग्रुप में, किंग हावरान और किंग मुयर एक ग्रुप में, और तीनों ही रूम के अंदर एंटर करते हैं। वीआईपी कमरे के अंदर आइकॉनिक चेयर्स लगी हुई होती हैं। साथ ही ये चेयर्स बिल्कुल एक क्लाउड की तरह लग रही होती हैं। साथ ही यहाँ पे छोटे से ब्रेक के साथ अभी भी ऑक्शन हाउस को स्टार्ट होने में कुछ टाइम था, जिसके बाद जोयान छत के फर्श और इंटीरियर को देखता है जो काफी अच्छा था। और छत के फर्श पे एक कांच लगा हुआ था जिससे ऑक्शन हाउस के हॉल को देखा जा सकता था। साथ ही सेंटर में संगमरमर की एक मेज में सोने की कढ़ाई वाला मखमल का कपड़ा बिछा हुआ होता है। साथ ही काफी लहरदार लाइटिंग काफी शानदार लग रही होती है। साथ ही पीछे काफी एक बड़ा क्रिस्टल लटका हुआ होता है जो कि ऑक्शन हाउस में पीछे तक बैठे हुए सभी लोगों को काफी बड़े सीन के साथ ऑक्शन हाउस की हर एक इमेज दिखा सकता था। तभी जोयान तारीफ करते हुए कहता है, वास्तव में मर्चेंट अलायंस होने लायक है। इन लोगों की स्ट्रेंथ तो सच में काफी पावरफुल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतने बड़े काम कर देंगे। जिसके बाद ऑक्शन हाउस के लॉबी में मेज पर मौजूद नंबर के अकॉर्डिंग हर जगह पर लोगों को व्यवस्थित किया गया था। साथ ही यहाँ पे मिस्टीरियस लाइट काफी ज्यादा धीमी होती है और जगह काफी डार्क, और ये केवल इसलिए होता है ताकि यहाँ की गोपनीयता को बनाए रखा जाए, ताकि किसी को पता न चले बोली लगाई किसने है। लाइट कम होगी तो चेहरे में दिखने वाली चीजें भी कम होंगी। साथ ही जोयान और हर कोई इस टाइम पे मर्चेंट अलायंस की रिचनेस को देख रहा होता है और वास्तव में काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है और इंतजार कर रहा होता है ऑक्शन हाउस के स्टार्ट होने का। तभी ले सालोंग भी तुरंत कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि वास्तव में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि मर्चेंट अलायंस ने ऑक्शन हाउस में सच में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। आज तो मजा ही आने वाला है, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि ले सालोंग ने अब मर्चेंट अलायंस को छोड़ दिया था, लेकिन उसने कई सालों तक ऑक्शन हाउस में काम किया था और हमेशा ही वो ऑक्शन हाउस को अपने घर जैसा मानता था। और ये सब देखकर अब उसकी आंखों में एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर पहुंच गया होता है। हालांकि जब कुछ लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक लाइट साइन होती है और एक शैडो अपेयर होती है जो हल्की लाइट के साथ वहाँ पे अपेयर होती है और ऑक्शन हाउस स्टार्ट होने का यह सिंबल था। जिसके बाद सभी लोग देखते हैं कि संगमरमर के फ्लोर के चारों तरफ लाइट साइन होने लगी होती है और ऑक्शन हाउस में अपेयर होता है ऑक्शन हाउस को कंडक्ट करने वाला मैनेजर, जिसे ऑक्शनर भी कहते हैं। साथ ही ऑक्शन हाउस का जो ऑक्शनर था ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा होता है, आंखें चालाक लग रही होती है, होठों में स्माइल होती है। हालांकि पहले के जो ऑक्शन हाउस होते थे उनमें 10-12 चीजें या कि 20 चीजों का ही ऑक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे हजारों बैटल स्किल्स का ऑक्शन होने वाला था, तो एक एनर्जेटिक पर्सन की जरूरत भी थी। और यहाँ पे सभी लोग एक्साइटमेंट से बस ऑक्शन हाउस को ही देख रहे होते कि कब शुरू होगा। तभी वो बंदा कहता है, तो चलिए ऑक्शन हाउस को स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, जिसके पास पैसे हैं आप खुलकर बोली लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये स्किल्स आपको सेटिस्फाइड करेंगी। तो इसके बाद वो एक स्क्रॉल को निकालते हुए कहता है, हमारी पहली चीज है इंटेंट क्लास स्टार्टिंग लेवल बैटल स्किल 450 पीसेस। इसका यूज करते हो आप 1 दर्जन से ज्यादा रैंक के वेपन जैसे स्पेयर, स्वॉर्ड एंड डैगर क्रिएट कर सकते हैं और इसे 50 टुकड़ों के या 50 पीसेस के बैचों में क्रिएट किया जा सकता है। हर कोई आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका स्टार्टिंग डिटेल आपको मिल जाएगा और इसका प्राइस आपको मिल जाएगा। और इसके बाद सभी के स्क्रीन के सामने क्रिस्टल फ्लोर पर एक नंबर दिखाई देता है, जिसके बाद वो कहता है आपके सीट के साथ एक बटन जुड़ा हुआ है जिसके साथ ही आप बोली लगा सकते हैं। साथ ही वहीं पे आपका रूम नंबर और सीट नंबर भी होगा, इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं और बोली लगा सकते हैं। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिस पे ले सालोंग तुरंत ही खुश होते हुए कहते हैं, ये वास्तव में काफी अच्छी ट्रिक है। ऐसे में बैटल स्किल्स किसके हाथ में है, किसने क्रिस्टल बटन दबाया और किसे ये मिला, किसी को पता नहीं चलेगा। साथ ही यहाँ पे एक ही टाइम पे काफी सारे ऑक्शन हाउस को भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और अगर हम पुराने मॉडल को यूज करते तो ऑक्शन हाउस में तो काफी टाइम लग जाता। इस टाइम पे जोयान अभी भी मर्चेंट अलायंस की काफी तारीफ करता है और ये एक्सेप्ट करता है कि वास्तव में एलाइट लेवल का एक ग्रुप होना चाहिए। जिसके बाद क्रिस्टल स्क्रीन पर गूंजते हुए नंबरों के साथ ही साथ यहाँ पे नीलामी में कीमतें लगातार बढ़ने लगती हैं और नीलामी या कि ऑक्शन हाउस काफी वेल ट्रेंड तरीके से चल रहा होता है। एक के बाद एक फाइटिंग स्किल्स यहाँ पे आ रही होती हैं और लोग लगातार उनकी बोली लगाते हुए उन्हें खरीद रहे होते हैं। देखो ये अभी लो लेवल के हैं, जोयान इनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। हालांकि जोयान ऑक्शन हाउस में इन स्किल्स को भी इतनी हाई स्पीड में बिकता हुआ देखकर काफी हैरान था, लेकिन ये उसके किसी भी काम की नहीं थी। इसलिए जोयान सोचता है मुझे नहीं पता क्या लैंग टियान वास्तव में सोल लव को ऑब्जॉर्व करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को ब्रेक कर पाया होगा या नहीं। ये अभी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।
साथ ही जॉन को पता था कि लैंग भी यहाँ पे आना चाहता था, लेकिन वो अब तक नहीं आ पाया। शायद वो सोल लब को अभी भी ऑब्जर्व कर रहा था और शायद वो भी सोल लब से अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन वास्तव में लक पे सब कुछ डिपेंड करता है। जिसके बाद जॉन कहता है खैर छोड़ो, ये बातें बात की है, मैं बाद में सोचूंगा। अभी हम ऑक्शन हाउस की तरफ ध्यान देते हैं और इसके बाद जॉन अपनी चेयर पे लेटते हुए आलसी से लेट जाता है, क्योंकि अभी की स्किल्स उसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। जिसके बाद इंटरमीडिएट इंटेंट क्लास स्किल आती है, जो कि पहले की जैसे 50-50 के बैच में बेची जा रही होती हैं। साथ ही इंटरमीडिएट इंटेंट क्लास डाउ स्किल की जो कीमत थी वो 50,000 से 6 लाख के बीच में थी, जो कि फर्स्ट रैंक की स्टार्टिंग लेवल की स्किल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। लेकिन लूटपाट के माहौल के सामने ये सब भी बिकी जा रही होती हैं और क्रिस्टल स्क्रीन में दिख रही क्वांटिटी शायद ही कभी कम हुई हो, यानी कीमत तो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। तभी जॉन कंधे उठाते हुए कहता है क्या मुझे भी इनमें से कुछ खरीदना चाहिए। इस टाइम पे तो जॉन के हाथों में खुजली हो रही होती है, क्योंकि जॉन को पता था कि फ्यूचर में उसके अंडर काफी सारे 5 स्टार लेवल के डाउ डील्स होंगे और सभी के लिए वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल्स को तैयार करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। आखिरकार इतना कहना तो काफी बढ़ा चढ़ा के कहने जैसा हो जाएगा। इसीलिए जो यान ये भी जानता था कि उसके पास इतना ज्यादा भी पैसा नहीं है कि सबको ही वो वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल पकड़ा पाए, और इतनी क्वांटिटी में तो वर्ल्ड रैंक की स्किल्स भी नहीं है कि वो खरीद भी पाए। इसलिए जॉन कहता है मुझे अपनी सारी उम्मीद हाई रैंक की इंटेंट क्लास डाउट टेक्निक पर लगानी चाहिए और मुझे कुछ इंटरमीडिएट इंटेंट क्लास डाउट टेक्निकों को भी खरीदना चाहिए। और इसके बाद जॉन ने हाई रैंक की इंटरमीडिएट रैंक की इंटेंट क्लास टेक्निक को खरीदने के लिए अपना मन बना लिया होता है। लेकिन जॉन ने देखा था अभी भी हाई लेवल के पावर हाउसेस ने अपना कोई भी मन नहीं बनाया था स्किल्स को खरीदने के लिए। तभी जो यान की तरफ देखते हुए कहता है यंग मास्टर जियो क्या आप भी कुछ खरीदना चाहते हैं, तो फिर हमें जल्दी से जल्दी करनी होगी। और इसके बाद जो जान स्क्रीन में घट रही इंटेंट क्लास इंटरमीडिएट स्किल्स को देख रहा होता है, जिनकी क्वांटिटी कम होती जा रही होती है। तभी जान ले सालोंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या मुझे इनमें से कुछ खरीदना चाहिए। तभी ले सालोंग तुरंत ही कहता है हमें लगता है हमें हाई लेवल के लिए इंतजार करना चाहिए। साथ ही ले सालोंग के साथ और उसके गाइडेंस के कारण जॉन काफी सारी प्रॉब्लम से निकल जाता था। इस समय जेनी किंग हावरान उन्होंने भी अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से एक मैसेज भेजा था और जेनी का डिसीजन भी बिल्कुल ले सालोंग के जैसा ही था। जबकि किंग हावरान ने जॉन से पूछा था कि क्या उन्हें कुछ खरीदना चाहिए। तभी जोयान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जेनी और किंग हावरान से कहा था कि अभी भी हमें थोड़ा देर रुकना चाहिए। इंटरमीडिएट इंटरनेट क्लास की स्किल्स भी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक्साइटमेंट अभी भी पहले से और ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है। साथ ही यहाँ पे ऑक्शन हाउस भी अभी कुछ टाइम के लिए शांत हो गया होता है, जिससे ले सालोंग कहते हैं शायद ये इस टाइम पे ऑक्शन हाउस की गर्मा गर्मी को शांत करने के लिए है, एक रिलैक्सन ब्रेक। जॉन भी समझ गया था कि यह ऐसा इसलिए है ताकि लोग घबराहट और एक्साइटमेंट को दबा सके और जुनून को कंट्रोल कर सके। साथ ही उनका इंटरेस्ट और भी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच सके ताकि आगे का ऑक्शन हाउस और भी हाई लेवल पर जा सके। यहाँ पे ऑक्शन हाउस का ऑक्शनर भी थोड़ी देर के लिए बातचीत कर रहा होता है एल्डर्स के साथ। ले सालोंग भी कहते हैं जितना ज्यादा लोग वेट करेंगे उनका एक्साइटमेंट उतना ही बढ़ेगा और अगला ऑक्शन हाउस उतना ही हाई लेवल पर होगा। तभी ऑक्शनर तुरंत ही ऑक्शन हाउस के सामने स्टेज पर आ जाता है, जिसे देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसा कि सोचा गया था। तभी वो कहता है मुझे लगता है कि अब हर किसी ने अंदाजा लगा लिया होगा अगला ऑक्शन हाई लेवल की इंटेंट क्लास डाउ स्किल्स का होने वाला है, यानी बैटल स्किल्स का। जैसे ही ऑक्शनर ये बात करता है सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। हालांकि उन्हें पता था कि हाई लेवल की इंटेंट क्लास बैटल स्किल्स डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर रेयर तो नहीं है, लेकिन ये इतनी ज्यादा भी नहीं है कि हर किसी को एक ही जगह पर मिल जाए। लेकिन ऑक्शन हाउस में वास्तव में ये सभी इकट्ठा हो चुकी थी, तो उन्हें ढूंढने की मुश्किल से बचा हुआ माना जा सकता था। तभी वो कहते हैं मैंने इन्हें 200 स्कोर्स इकट्ठा किए हैं, जहाँ इंटेंट क्लास की फर्स्ट स्किल्स 450 थी, सेकंड स्किल्स यानी इंटरमीडिएट स्किल्स 350 और हाई लेवल की केवल 200। लेकिन अभी भी किसी भी पावरफुल पावर हाउस ने स्टार्टिंग और इंटरमीडिएट लेवल के लिए कोई भी बोली नहीं लगाई थी। सब कोई हाई लेवल के लिए ही बैठा हुआ होता है। जहाँ पे छोटे पावर हाउसेस जलसी फील कर रहे थे, इंटरमीडिएट पावर हाउसेस वो लोग तो पूरी पागलपन से बोली लगाने का ट्राई कर रहे थे, जबकि हाई लेवल के पावर हाउसेस ये चीजें उन्हीं की होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे सभी को पता था हाई लेवल इंटेंट क्लास डाउट टेक्निक वर्ल्ड रैंक के नीचे अनबीटेबल है। साथ ही इन चीज की सेलिंग बिल्कुल क्रुएल्टी से होने वाली थी, सभी लोग इनके दाम को दोगुना भी कर सकते थे। और इस टाइम पे ऑक्शन हाउस के बीच में जोयान केवल स्क्रीन पर ही देख रहा होता है और तुरंत ही कहता है कठिन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो हमें ये चाहिए। जिसपे जोयान तुरंत ही कहता है यंग मास्टर जी आप सच में काफी ब्रेव हैं, मुझे सच में ये चीज पसंद आती है। तभी नान एर्मिंग तुरंत ही कहता है तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम सब यहाँ बेवकूफ थोड़ी है तुम्हारी तरह। जो देखकर जियोजान गुस्से से लाल होते हुए कहता है जाना जहाँ जाकर शांति से बैठना हो बैठ जा, मुझे बीच बीच में मत टोक, अपने काम से काम रखियो। तभी ले सालोंग तुरंत कहता है यंग मास्टर जो इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये दोनों तो हैं ही निर्लज्ज पापी इंसान। जिसके बाद जोयान अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को एक्टिवेट करते हुए किंग हावरान की
साथ बात करते हुए उसे कुछ मैसेज भेजता है। दूसरी तरफ किंग हावरान जो कि अपने रूम में होता है, जोयान की बात को सुनकर उसकी आंखें तुरंत ही घूम जाती हैं और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है मेरा ब्रदर वास्तव में और भी ज्यादा मैच्योर होता जा रहा है और वो सिचुएशन को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा परफेक्ट होता जा रहा है। ये सुनकर तो किंग मुयर थोड़ा सा हैरान होती है कि आखिरकार ऐसा क्या कह दिया उसने। तभी जेनी जो अपने वीआईपी रूम में बैठी हुई होती है तुरंत ही स्माइल करते हुए कहती है शायद ले साओलोंग जोयान को गाइड कर रहा है। मेरा ब्रदर वास्तव में काफी ज्यादा लकी है कि उसे से ले साओलोंग जैसा हेल्पर मिला है। और इस टाइम पे इनकी बात करते हुए हाई लेवल की इंटेंट क्लास डाउ टेक्निक्स की ऑक्शन स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पे 10 स्क्रोल्स की बोली लगना स्टार्ट होती है। हालांकि इनकी स्टार्टिंग कीमत 7 लाख थी, लेकिन ऑक्शनर की बात कंप्लीट होने से पहले ही 9 लाख तक पहुंच गई होती है। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते 1.1 मिलियन तक पहुंच जाती है। साथ ही ऑक्शन हाउस के अंदर ये कीमत दिखाई देने का मतलब था जाहिर है बोली लगाने वाला पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल और रिच फैमिली से है। साथ ही इस टाइम पे कीमत लगते हुए देखकर और कंटिन्यू कीमत बढ़ते हुए देखकर लोग समझ जाते हैं कि शायद कीमत बढ़ाने वाला बंदा इस चीज को लेने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। साथ ही सभी पावर हाउसेस भी यही जानना चाहते थे कि आखिर बोली लगाने वाला बंदा है कौन। हालांकि तभी कीमत बढ़ती है और इस टाइम पे जोयान अपने लिए अच्छी बैटल स्किल्स को चूज करना चाहता था, इसलिए वो स्क्रीन पे देखते हुए एक बार फिर से कीमत को बढ़ाते हुए कहता है 1.2 मिलियन। हालांकि तभी कोई 1.3 करता है, लेकिन तभी जोयान सीधा ही 1.5 मिलियन पर बोली को बढ़ा देता है। जो सुनकर तो सभी लोग हैरान होते कहते सीधा ही 1.5, क्या वो बंदा वास्तव में पागल है या वो इतना ज्यादा अमीर है कि पैसे उड़ाने के बारे में सोच रहा है। तभी किंग हावरान अपनी कुर्सी में ताली बजाते हुए हंसते हुए कहता है हाँ मेरा ब्रदर जोयान हमेशा की तरह ब्रेव है, उसे अगर कुछ चाहिए तो फिर हर कीमत पे चाहिए। साथ ही उन्हें पता था कि ये 1.5 मिलियन की कीमत जोयान के लिए कुछ भी नहीं है, बंदा एक पिल फेंक दे तो इससे ज्यादा कीमत निकल कर आ जाए। साथ ही ये 10 स्क्रोल्स के लिए कीमत कोई बुरी कीमत नहीं थी, लेकिन इससे ज्यादा कीमत नहीं देनी चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है क्योंकि इस बार बोली मेरे लिटिल ब्रदर ने लगाई है तो अगला चांस मेरा होना चाहिए। तभी जेनी भी अपने माथों को माथे से लटकते हुए बालों को पीछे करते हुए खुद से ही कह रही होती है और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही होती है। हालांकि अब कोई भी इसके आगे बोली नहीं लगा रहा होता, क्योंकि वो समझ गए थे ये बंदा पागल है और बोली बढ़ाई तो ये और भी बढ़ा देगा। इसलिए 3 बोली के बाद ये जो इंटेंट लेवल हाई स्किल्स होती हैं जो यान की तरफ भेज दी जाती हैं, और ये देखकर जेनी और जोयान दोनों के चेहरों पर स्माइल आ जाती है। तभी वो बंदा कहता है ऑक्शनर इन स्क्रोल्स को जीतने वाले पर्सन को बहुत बहुत बधाई, चलो ऑक्शन हाउस कंटिन्यू रखते हैं। और इसके बाद अगले बैटल स्किल्स वहाँ पे तुरंत ही अपडेट होते हैं और सभी लोग नए दौर का इंतजार करने लगते हैं। जिसके बाद ऑक्शनर तुरंत ही कहता है ये काफी अच्छा होगा अगर इस बार की कीमत पिछली बार से ज्यादा जाए, क्या कोई है जो इससे आगे बोली लगा सकता है। जिसके बाद वो चुपचाप इंतजार करने लगता है, लेकिन 2 मिनट बीत गए होते हैं और स्क्रीन पर नंबर्स बढ़े नहीं होते, जिससे वो ऑक्शनर पसीने से नहा गया होता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या, कोई बोली लगा क्यों नहीं रहा, क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्प्ले के ऊपर नंबर अपडेट नहीं हो रहे। जिसके बाद वो तुरंत ही घूम कर देखता है तो ये इंटेंट क्लास हाई रैंक बैटल स्किल है कि नहीं। तभी वो देखता है कि ये तो हाई रैंक की बैटल स्किल्स हैं, इसलिए वो तुरंत ही कहता है ये सही है, ये 10 हाई रैंक की इंटरमीडिएट हाई रैंक की इंटेंट क्लास बैटल स्किल्स हैं, तो इनके लिए बोली कैसे नहीं लगा रहा। थोड़ा सा वो परेशान भी होता है, लेकिन अभी भी ऑक्शन हाउस में बिल्कुल मौन का माहौल होता है। तभी किंग मुयर भी थोड़ा सा हैरान होती है, कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ किंग हावरान का भी चेहरा बदल गया होता है और सोच समझ कर अपने ठुड्डी हिलाते हुए कहते हैं, और इसके बाद कहती है तुम्हारे भाई ने वास्तव में काफी अच्छी शुरुआत की है। दूसरी तरफ जेनी जो अपने वीआईपी रूम में थी, उसका चेहरा तो पूरी तरीके से लाल हो गया होता है कि आखिरकार कोई इसके लिए बोली क्यों नहीं लगा रहा। तभी जो यान ये ले साओलोंग से पूछता कि भाई कोई बोली लगा क्यों नहीं रहा है। तभी ले साओलोंग अपनी नाक को रगड़ते हुए एम्बेरस होते हुए हंसते हुए कहता है यंग मास्टर जो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पिछली बोली काफी बड़ी लगा दी थी, तो सभी लोग डर कर पहले आपकी बोली लगाने का इंतजार कर रहे हैं। जो देखकर जॉन अजीब तरीके से एम्बेरस होते हुए कहता है क्या। तभी जॉन कहता है लेकिन यहाँ पे तो काफी सारे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोग भी आए हैं, वो भी वास्तव में पीछे हट रहे हैं। जिस पे ले साओलोंग तुरंत ही कहता है ये सच है, लेकिन पावरफुल फैमिलीज मिडिल क्लास की पावर हाउसेस के साथ कॉम्पिटिट नहीं करती और वो स्टार्टिंग लेवल पर लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अभी भी 190 स्क्रोल्स बचे हुए हैं। तभी जॉन कहता है मतलब तुम्हारा मतलब है अगर उसी कीमत पे 10 और मैं खरीद लूं तो कोई भी मेरे साथ कंपटीशन नहीं करेगा। हालांकि जॉन को पता था कि कीमत महंगी थी, लेकिन अगर कोई उससे ज्यादा महंगी नहीं लगाता तो फिर तो बात ही खत्म थी। तभी ले साओलोंग तुरंत जॉन को रोकते हुए कहता है हालांकि इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन इस बार आप इसे जेनी और डेमन एम्परर के ऊपर छोड़ दें। जो उसे लग रहा था कि कहीं जोयान एक्साइटेड होकर कुछ गलत ना कर दे जल्दबाजी में। तभी जॉन कहता है ठीक है तो फिर मैं उन्हें बता देता हूँ, और जॉन जेनी और किंग हावरान को उनके कम्युनिकेशन डिवाइस से मैसेज भेजता है, जिसपे ले साओलोंग भी स्माइल करता है। तभी ले साओलोंग की उम्मीद के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई देता है और उस स्क्रीन पर रूम नंबर भी होता है और वो रूम का नंबर होता है जिसमें किंग हावरान थे।
हालांकि इस बार ऑक्शन हाउस में केवल 5 ही स्क्रॉल रखे गए थे, जिसमें जियो जान थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है केवल 5 क्यों, और इनकी कीमत पहले ही 9 लाख लगा दी गई थी। साथ ही इन सभी लोगों को ये भी पता था कि जो यान भी यहाँ पे है, इसलिए कोई भी बोली लगाने के लिए नहीं बढ़ रहा होता। हालांकि यहाँ पे कीमत बढ़ते बढ़ते लास्ट में किंग हावरान को 1.2 मिलियन में ये 5 स्क्रॉल मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे हर कोई स्क्रॉल खरीदना चाहता था, लेकिन उन्हें पता था अगर कीमत ज्यादा बढ़ी तो जिसने 10 स्क्रॉल पहले खरीदे था वो भी कीमत लगाएगा, इसलिए थोड़ा सा पीछे हटकर पैसे बचाना और लास्ट में कीमत लगाना ज्यादा सही था। दोस्तों अब ले साओलोंग तुरंत ही कहते हैं हमारे लिए धीरे धीरे पीछे हटना और अलग अलग रूम से बोली लगाना ज्यादा बेहतर है, ताकि कोई हम पर ज्यादा ध्यान न दे। तभी फैंग फैंग जुआन की तरफ देखते हुए कहता है तीसरा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो चलो अब इसके साथ ही